अरे जवाब दे तो रहा हूं, अहमद आदमी बेहुदे आदमी, सुन तो लो जनाब, मुझे रहने दो। आप कैसे बोला बेहुदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूं? आप मुझे बताइए, मुजरिम हो बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जनाब ठीक करके सुरेंद्र, जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र अपने आप को दिमाग को सही करके बात करना, समझे? मैंने बताया ना, सारी दुनिया देख रही है। बेहूदगी नहीं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूं? जवाब सुनो, अगर हैसियत नहीं है बेहुदे का मतलब समझते नहीं। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूं? बेहुदे का मतलब नहीं समझते हो। ये मुसलमान नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है, अच्छा ये बेहुदा हो गया। वक्फ को लेकर मामला दिन ब दिन गरमाता ही जा रहा है। नई नई बातें, नए नए स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर इस पूरे डिबेट में आप देखेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने UKMEB के चेयरमैन मुफ्ती साहब को किस तरह से जवाब दिया और बातें इतनी बिगड़ गई कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा तू मैं की नौबत आ गई। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आओ यार शुरू करते हैं। मुसलमानों के बच्चों का आप पिछली सरकार में कांग्रेस की देख लीजिए, जो रेशियो है, हर साल 50 से ज्यादा बच्चे UPSC में आ रहे हैं, वो राष्ट्र से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र की सेवा से जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब आप चूंकि आपने आरोप लगाया है सुरेंद्र जी, बताइए फिर भी आप यही राजनीति कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकारें थी ना, 70 साल तक रही है ना, क्या किया आपने? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रूबिका जी, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गए तो हमारा, जब अंग्रेजों को हमने भगाया तो 1760 करोड़ का बजट था हमारा, और 1760 करोड़ के बजट को हमने 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया, जिसमें हमने IITs बनाए, एम्स बनाए, जिसमें हमने परमाणु विखंडन किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कोऑपरेटिव बैंक बनाए, हरित क्रांति करी, दुग्ध क्रांति करी, मुसलमानों के लिए क्या किया है आपने? सारी जगहों पे बगैर। अरे सुरेंद्र जी, ये बताइए कि जिन्होंने आपको 100% वोट दिया, आपको 60 साल राज कराया, आपने उन मुसलमानों की दशा क्यों नहीं बदली? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी आज 11 साल के अंदर, 11 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रिफॉर्म किए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते थे? आप बताइए कि बड़ी बड़ी जो लीज पे जमीनें हैं, जो वक्फ की संपत्ति है, इन्हें कोई हक ही नहीं था। ये जो आज मुसलमानों के नुमाइंदे कह रहे हैं, तो मुसलमानों को जिस दिन मालूम हो जाएगा, आज भी आप देखिए तो वो इनसे हिसाब पूछेंगे। आपका अगर सवाल खत्म हो गया हो मौलाना साहब, तो फिर मैं, चूंकि आपसे बताइए आप बड़े हैं मुझसे, तो मैं आपसे कोई वैसी जवाब दीजिए कि 60 साल में क्यों नहीं कल्याण किया, जवाब दीजिए इसका। 2-3 अरे 60 साल में हमने वक्फ बोर्ड बनाया, आप बनाने आए थे क्या? बोर्ड में ये बताइए कि आप तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, और आज अनपढ़ क्यों है मुसलमान? अब चुप रह के सुनिए भाई। नहीं जवाब दो ना रूबिका जी, आप जवाब दीजिए ना, बीच में ना बोल। अरे जवाब दीजिए मुहज्जब अंदाज में। आप कहे के लिए वो कर रहे, जवाब दो कि 60 साल में आपने उन्हें एजुकेशन से कितनी एजुकेशन उनके पास आपने है? अरे जवाब दे तो रहा हूं, अहमद आदमी बेहुदे आदमी, सुन तो लो। अरे जरा ठीक करके सुरेंद्र, जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र अपने आप को दिमाग को सही करके बात करना, समझे? मैंने बताया ना, सारी दुनिया देख रही है। बेहुदगी नहीं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूं? जवाब सुनो, अगर हैसियत नहीं है, बेहुदे का मतलब समझते नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूं? बेहुदे का मतलब नहीं समझते हो, पहले समझाओ। फिर से मैं क्या कह रहा हूं, पहले समझाइए। कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो। आप कैसे बोला बेहुदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूं? आप मुझे बताइए, मुजरिम हो आप, बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें, इन्हें जवाब देना होगा मुसलमानों को। मैंने कहा ना, देखिए आज आपने रूबिका जी शो आपका है या ये क्या नाम मुफ्ती साहब का? नहीं, अब आपने अल्फाज कौन से बोले, क्यों नहीं पूछूंगा? समस्या सबसे बड़ी क्या है? सुरेंद्र साहब अपनी जवाब दीजिए अपना। अल्फाज तो मैं फिर से कहता हूं कि आप बेहुदे हैं। नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे थे मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, आप कह रहे थे मुसलमानों को दुआम दर्जे का बनाने की कोशिश है। ये आदमी जो बैठा है ये मुसलमान नहीं है। हाँ, आज जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बेहुदे आदमी। क्यों? ये मुसलमान नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है, ये अच्छा ये बेहुदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने आपसे सवाल पूछ लिया, क्योंकि इसने आपके विरोध में बोल दिया। जली ना, तेरी भी जली ना। इतनी भी यही तो सवाल का जवाब नहीं, क्यों नहीं क्या चाहते हैं आप कि ये आपके चरण में पड़े रहे? हाँ, अपनी टोपी निकाल के आपके चरणों में दे दें और खुश हो जाएं, आपसे सवाल ना पूछें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बता रही है पिछले सालों में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे पूछा ना जाए, मुझे ये बताइए। मैं फिर अपने आप को शांत कर रही हूं और बताइए
सुरेंद्र भाई, ना पूछा जाए आपसे। में टोपी चरण चुंबक है ये, हाँ चरण चुंबक है ये। नहीं सर, आपको चरण चुंबकों की जरूरत है। और मैं जो आपके फेवर में बोले वो वल्लाह माशाअल्लाह, और जो आपसे सवाल कर ले उसको आप बेहुदा कह देंगे, हाँ उसको आप सरकारी मुसलमान कह देंगे। सुरेंद्र जी ये बताइए ना, मतलब क्या दिक्कत है जी। और आज जुमे का दिन है, जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, और मैं बार बार भ्रम कह रही हूँ क्योंकि इस पर बार बार सफाई भी दी जा चुकी है, खुद गृह मंत्री आ चुके हैं, खुद किरेन रिजिजू आ चुके हैं, जो भी संशय था उस पर बातचीत हो चुकी है। फिर भी ये कहना कि ये मुसलमानों को दबाने की एक कोशिश है, कितना सही है? 100% सही है रूबिका जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने बड़ा क्षमा बांधा, बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि तुम आए तो आया मुझे याद। खैर 100% पूरी तरीके से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनकी अना को कुचला जा रहा है, और उनके बरक्स जिसको कहा जाए, जो आंकड़े आपने दिए मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन आंकड़ों पर जितनी बातें आप कर सकती हैं वो आप इस हिसाब से कर सकती कि इस देश का जो नागरिक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, सबको एक वोट का अधिकार है। अगर सरकारी जो आपने अभी बातें करी कि इतने मकान मिले, इतने दुकान मिली, इतना क्या नाम उनकी साक्षरता दर बढ़ गई, तो कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप इस चीज को आप देखिए कि जो हमारी सरकार प्रदत्त स्कीमें हैं वो तो किसी के नाना के घर से तो आई नहीं, कोई किसी का कोई पिताजी तो लेकर के नहीं आए, वो तो सरकार की योजनाएं, जो योग्य लोग होंगे उनको सरकार की योजनाएं मिलेंगी। बात तो सही है। 10 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो राशन मिल रहा है, उसमें से 30% मुसलमान है, तो उसको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, आपका लॉजिक सही है। तो वो किसी के घर से थोड़ी आई कि भाजपा कह देगी नहीं मुसलमान को नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अब इस पर दलील, तो राष्ट्रपति इस पर दलील, आप ये कहते हैं कि ये लोग मुसलमानों से इनको एलर्जी है। शाजिया इल्मी जिस पार्टी से आती है, ये लोग स्कीमें रच रहे हैं ना, पिछले 10 सालों से स्कीम कर रहे हैं, कभी सीए के थ्रू, कभी 370 के थ्रू, कभी ट्रिपल तलाक के थ्रू। तो फिर तो मुसलमानों को एकदम गुर्बत में आके खत्म हो जाना चाहिए था ना। आप कह रहे हैं कि सरकारी है, ये तो सबको देना पड़ेगा। अरे ना दें। मसला, आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को कोने में धकेल रहे हैं, तब भी आरोप लगा देंगे कि देखिए मुसलमानों को कोने में धकेल रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि आपकी सरकार में मुसलमानों की जो हालत थी वो फाइलों में ही सही, इनकी सरकार में बेहतर है? हाउ इज इट पॉसिबल? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रूबिका जी, आप सवाल लंबे पूछ रहे तो जवाब भी थोड़ा देने का मौका दीजिएगा। बेसिकली आप बात समझिए, मेरे देश का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था ना, वो इतना मजबूत है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करने नहीं दे सकता। अगर उसको डिस्क्रिमिनेशन करने दे सकता होता तो अब तक भाजपा वालों ने सच में आपसे भी छीन लिया होता, शाजिया बहन से भी छीन लिया होता। ये मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये लोग छीन नहीं सकते। जो सरकारी योजनाएं हैं वो तो सरकारी, अफवाह फैलाना। बीच में ना बोल। अरे भाई, बीच में आप बोल करके फिर से वही बात आप कहते हैं। सुरेंद्र जी, इसे कहते हैं झूठ। नहीं, आपको लगता है अफवाह फैलाना? आप मेरे खिलाफ मुकदमा कर दीजिए। और ये लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कि बिल पारदर्शी तरीके से लाया गया। जो लोग आरटीआई की पारदर्शिता खत्म कर चुके हैं रूबिका जी, वो लोग क्या बात करेंगे पारदर्शिता लाने की? आप मुझे बता दीजिए कि आप कहती हो कि मैंने कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी और मैं आ जाता हूं वहां पर कि नहीं साहब ये प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो इस पर तो मेरा कब्जा था या मेरी कोई बात थी। डीएम कहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट तक से ये जमीन खाली नहीं होगी तब तक ये जमीन सरकार की हो गई। आप बता दीजिए संविधान का विरोध है या नहीं है? डॉक्टर अजीज खान साहब, क्यों भ्रम फैलाना, मुझे ये बताइए। सेम यही भ्रम आप लोगों ने फैलाया था सीएए को लेकर। भाई आप जानते हैं ना अजीज खान साहब? जी नहीं, ठीक बात कह रही हैं। देखिए रूबिका जी, मैं लगातार देख रहा हूं कि बड़ी गर्मी गर्मा है और लोगों ने अपनी बात को शेर से स्टार्ट किया। मैं देख रहा हूं कि मुसलमान, अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए ना, नहीं इत्मीनान से होगा। मैं देख रहा हूं लोग लड़ रहे हैं और ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है कि मुस्लिम पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, नहीं मुसलमानों के फायदे के लिए लड़ाई हो रही है।
और मोदी जी किस कदर मुसलमानों के लिए मेहरबान हैं, ये वाकई में दिख रहा है। अभी कल गृह मंत्री जी परसों लोकसभा में बोल रहे थे कि साहब ये मुस्लिम हित में है, मुसलमान नौयुवकों को बहुत नौकरी मिलने वाली है, मुसलमानों का बहुत बड़ा भला होने वाला है, पता नहीं क्या क्या तमाम तरीके की बातें मैं सुन रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं। सच यही है कि वो पार्टी जो पिछले 11 साल से सिर्फ मुसलमान के नाम पर जिंदा है, उसके विरोध के नाम पर जिंदा है, वो एक उम्मीद की किरण। बात तो सही है। ये कैसे और किस तरह उस मुद्दे पे अभी मुफ्ती साहब लड़ रहे हैं कि साहब मैं मुसलमान हूं और मैं समझता हूं बातों को। खैर, मैं एक बात आपको बता दूं कि चाहे जितना ख्वाब दिखा दें, चाहे जितना हमदर्दी करने की कोशिश करें, आप ये बताओ कि जो मुसलमानों सच है, की जो स्थिति दिल में क्यों हुई, है। आप भी बताइए। और अजीज साहब सुनिए, अभी पांच एमपी एक परिवार के हैं और मुस्लिम एरिया से आए हैं। एक मिनट, आप ये बताइए कि आप दावा नहीं कर सकते? मुझे बात रखने दीजिए। तुम्हें गुलामी करनी है भाई, ये किस तरीके के आदमी है भाई? ये कौन बोल रहे हैं भाई? वो दायरे में अपनी इनको बात रोकिए आप। उनको बोलने ये क्या दीजिए तमीज है ना। इनको? उनको बोलने दीजिए ना, एक बार उनको अपनी बात रखिए। शमून साहब रुक पूछ जाइए। रहा हूं। अरे हम आज पूछे मुसलमानों आपको मैं को गुमराह करने का अरे भाई ठेका वो तो लिया सारे है। सवाल अरे भाई, पूछ ये रहे हैं। उतावलापन क्यों है भाई? रुकिए तो सही ना, क्यों उतावले हो रहे हैं पूछ रहे इतना? वो। क्यों उतावले हो रहे आपने हैं? जो सवाल पूछा उसका उतावले जवाब नहीं हो रहे हैं। एक ये सेकंड। शब्दावली को ठीक शमून करो। साहब, शमून अरे साहब। उतावले मत हो, शमून शांत रहो, साहब, शांत रहो, शांत शांत रहो, सर, सुनो। शांत रहो। जिसलिए लड़ाई- बैठाए गए हो सुनो, लड़ाई झगड़े जिसलिए से बैठाए कुछ गए हो नहीं सुनो। होगा। एक सेकंड, अजीज खान साहब स्क्रीन पर। अजीज भाई, ये वही पार्टी 20 है। अरे सेकंड में कादरी बात साहब, खत्म शमसी साहब सुनो। नहीं ना, आप दोनों आपस में अरे बात 20 नहीं सेकंड करेंगे। मेरी पूरी बात कंप्लीट आप रहने दोनों दीजिए। आपस में बात नहीं अरे भाई, ये करेंगे। क्या हल्ला हो रहा है भाई? शमून साहब नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आपस में बात भाई, आप स्टूडियो में बैठा के रूबिका जी, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं शमून साहब बस। ये वही शमून साहब, पार्टी सब- है सब- जो वक्फ हाँ, बिल को, नहीं ये वही पार्टी है वक्फ बिल को लाने के लिए। सुनिए ना साहब, यही तो आपसे इल्तिजा हो रही है अपनी बारी में। अभी मेरे 4 मेहमान और हैं। नहीं बस 4 मेहमान बहुत और हैं। उतावलापन उसके है। बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। हाँ अजीज भाई 20 सेकंड फिनिश कीजिए। अब 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। रूबिका जी, ये वही पार्टी है मुसलमानों के नाम पे इतना दम भर रही है। हालात क्या है मुसलमानों के, ये पहले हम लोग समझ लें। सबसे पहले कि एक भी कैबिनेट मंत्री मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है। ये कह रहे महिला होगी, एक भी महिला ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है। एक भी लोकसभा में एक भी मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी का लोकसभा में नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं किस मुसलमान की बात कर रहे हैं आप? कौन से मुसलमान की हित की बात कर रहे हैं? ये तो वही वाली बात हुई कि मुसलमानों को मैं सब कुछ दे रहा हूं। वो आदम गोडवी साहब की बात सुरेंद्र जी ने कही थी, मैं उसको और आगे बढ़ा दूं कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान देती है। ये जो आप चश्मे दान देने का जो प्रक्रिया शुरू किया है ना, मोहम्मद अफजाल साहब, ये मुझे लग रहा है ये बहुत मुनासिब नहीं ठीक है, है। शाहज़ेबन ये रुकिए एक देश सेकंड। के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि सुनिए, जिस तरह आप हालात जो पैदा लॉजिक दे है। रहे सुनिए ना, हैं, अरे एक मिनट मैं कंप्लीट वक्त करने पर दीजिए। नहीं सर, एक मिनट सुनिए ना, प्लीज, मेरे 3 और मेहमान हैं। एक मिनट आप लोग सुनिए क्या मेरी कर बात, रहे हैं? सुनिए। कितना अरे एक सुन लूं मिनट मैं? रुक भाई, जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। नहीं बात